Hello student, I am Shashivala from Government Polytechnic Badaयूं. Today's our topic is empirical correlation for forced convection. तो यहाँ पर जो हम empirical correlation पढ़ते हैं ये हमारा फोर्स और फ्री कन्वेक्शन मीन नेचुरल कन्वेक्शन दोनों के लिए ही यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम इसे सिंपली क्या कह सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाइड टू फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे फाइंड आउट करने के लिए जब हम एम्पिरिकल कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए, तो यहाँ पर हम सिंपली कुछ एजम्पशन लेते हैं। देखिए, लेट अस अज्यूम दैट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन अ फुली डेवलप्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन इन अ ट्यूब इज अ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग वेरिएबल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कन्वेक्शन के टर्म में हमारा जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है वो मेन हमारा फैक्टर होता है। तो जो हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, अगर हमारा कोई फ्लूइड ट्यूब में फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर फोर्स कन्वेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो कन्वेक्शन है वो फोर्स कन्वेक्शन में है, तो जो हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा वो डिफरेंट वेरिएबल्स का क्या होगा, फंक्शन होगा। जस्ट लाइक डेंसिटी जो हमारी रो से डिनोट की जा रही है, ट्यूब डायामीटर, वेलोसिटी, फ्लूइड की जो हमारी वेलोसिटी है उसे v से, और जो हमारा म्यू है दैट इज फ्लूइड विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी, इन सभी का फंक्शन होता है हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो चलिए इसे हम इक्वेशन 1 डालते हैं। तो जैसा कि हमने पाई मेथड में, बकिंघम पाई मेथड में किया था, तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म की थी उसे फंक्शनल रिलेशनशिप हमने फॉर्म किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। तो ये हमने इक्वेशन उसके थ्रू फर्स्ट फॉर्म कर ली है। इसके बाद इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया था इस फॉर्म में, यानी कि F1 फंक्शन ऑफ H रो डी वी म्यू सी पी इंटू के इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन 2। तो ये दो इक्वेशन सबसे पहले हमें फॉर्म करनी होती हैं बकिंघम पाई मेथड से। जब भी हम कोई भी डायमेंशन एनालिसिस करते हैं तो पहले हमने ये दो इक्वेशन फॉर्म की। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन सब की जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं वो मैंने यहाँ पर पहले ही शो कर दी है कि इस तरह से जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो सबकी इस तरह से निकाली जाएंगी। तो दो इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी हैं। इसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मीन्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों का सम। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि n इक्वल टू हमारा 7 हो गया। और फंडामेंटल डायमेंशंस हमारी जो प्रॉब्लम में है, तो देखिए यहाँ पर कितनी है हमारे फंडामेंटल डायमेंशन जो यूज़ की गई हैं ऑल ओवर वेरिएबल्स, mt, ml, l, lt, mlt, lt, थीटा, mlt, थीटा। तो mlt तो है ही, प्लस हमारा थीटा भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल डायमेंशन हमारे प्रॉब्लम्स में है वो क्या है, mlt, थीटा, यानी n की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 4। अगर हम पाई टर्म को कैलकुलेट करें तो मैंने आपको बताया था n माइनस m करते हैं हम पाई टर्म के लिए, तो n माइनस m यानी कि 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, यानी कि पाई टर्म्स हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यानी कि जो पाई टर्म्स बनेंगी हमारी कितनी बनेंगी, पाई 1, पाई 2 और पाई 3। तो 3 इक्वेशन हमारी पाई 1 की बनेंगी, पाई की बनेंगी, पाई 1, पाई 2 और पाई 3 में। अब इसके बाद जो इक्वेशन सेकेंड है, जो हमने ये इक्वेशन फॉर्म की थी, इस इक्वेशन को अगर हम पाई की टर्म्स में लिखें तो वो किस तरह से हो जाएगी हमारी, F1 पाई 1 पाई 2 पाई 3, यानी हमारी टोटल पाई टर्म्स हो गई इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम नंबर 3 डाल लेते हैं। रिपीटिंग वेरिएबल्स यहाँ पर जो आप फॉर्म करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए रिपीटिंग वेरिएबल्स, यहाँ पर जो डेंसिटी है, डाया, वेलोसिटी, तो ये हमारी क्या हो गई, जियोमेट्रिक फ्लो और फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कंसीडर की जाएंगी जब हम रिपीटिंग वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो डाया हो गया हमारा,
ये हमारी जो डाया थी ये क्या होगी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, और जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज फ्लो प्रॉपर्टी, और जो हमारी रो है दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो वेलोसिटी फ्लो प्रॉपर्टी, डाया ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, और जो डेंसिटी है वो हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो रिपीटिंग वेरिएबल्स हम इन 3 प्रॉपर्टीज़ के बेस पे लेते हैं। तो ये हमारी हो गई। अब यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था जो हमारी m की वैल्यू आती है, यानी जो डायमेंशंस यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी m की वैल्यू होती है, और जितनी हमारी वैल्यू होगी m की उतने ही यहाँ पर हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स फॉर्म होते हैं। तो हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने होंगे यहाँ पर 4। तो ये 3 तो हमारे यहाँ से कैलकुलेट कर लिए गए, रो डी वी। इसके अलावा जो हम अनदर एक और प्रॉपर्टी ले रहे हैं दैट इज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसे हम यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एच वी रो डी, ये हमारा क्या हो गया, कोर ग्रुप मीन हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए ये। तो अगर हम तीनों प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एक एक वेरिएबल्स को कंसीडर कर लेते हैं, तो जो अगर आप नेक्स्ट वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे तो वो आपका कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, चाहे आप उसे फ्लो में ही ले सकते हैं, चाहे आप फ्लूइड का अनदर वेरिएबल ले सकते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का आप अनदर वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को कंसीडर किया है। तो चलिए पाई टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। पाई 1, यहाँ पर हमारे 3 इक्वेशन बनेंगे, फर्स्ट पाई 1, पाई 2 और पाई 3। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एच की पावर a1, रो की पावर b1, डी की पावर c1 इंटू वी की पावर d1, और जो हमारे इन 4 वेरिएबल्स के अलावा जो भी हमारे ये रिमेनिंग वेरिएबल्स बनेंगे ये हम पाई की इक्वेशन में इन्हें कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो पाई टर्म्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पाई टर्म्स क्या होती हैं हमारी, ये कंसीडर करती हैं m+1 वेरिएबल्स, यानी कि पाई टर्म्स कंटेनिंग m+1 वेरिएबल। तो m हमारे कितने हो गए ये, तो +1 जो हमारा वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, म्यू cp और k में से कोई भी एक वैल्यू हम इसमें यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम म्यू ले रहे हैं। इसी तरह से पाई 2 को हम कैलकुलेट करेंगे तो h की पावर a2, रो की पावर b2, d की पावर c2, v की पावर d2 इंटू cp। पाई 3 इक्वल्स टू h की पावर a3, रो की पावर b3, d की पावर c3, v की पावर d3 इंटू k। तो ये हमारे इक्वेशन बन जाएंगे a, b और c। अब यहाँ से पाई 1 टर्म को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे डायमेंशनल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो इससे हमारी जो पावर्स हैं वो आ जाएंगी। तो पाई 1 पहली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए, तो पाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m0 L0 T0 इक्वल्स टू mt की पावर -3 थीटा 1 की पावर -1 की होल पावर a1 इंटू ml की पावर -3 की पावर b1, l की पावर c1, lt -1 की पावर d1 इंटू m l की पावर -1 t की पावर -1। तो ये वैल्यू जो हमारे वेरिएबल्स थे इन्हें हमने फंडामेंटल डायमेंशन की टर्म में रिड्यूस कर लिया। तो ये मैंने फंडामेंटल डायमेंशन पहले ही आपको बता दी थी। तो यहाँ से ये वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आगे इसे सॉल्व करने के लिए हम कंपेयरिंग करेंगे द एक्सपोनेंट्स ऑफ m, l, t एंड थीटा रिस्पेक्टिवली। इक्वेशन के बोथ साइड जो हमारी डायमेंशन है उन सभी की एक्सपोनेंट्स को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि
डायमेंशनल होमोजेनिटी में हम करते हैं। तो m के लिए अगर देखें, फॉर m 0 इक्वल्स टू a1 प्लस b1 प्लस 1, फॉर l 0 इक्वल्स टू माइनस का 3v1 प्लस c1 प्लस d1 माइनस 1। t के लिए हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू माइनस का 3a1 माइनस का d1 माइनस का 1। और इस तरह से थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू माइनस का a1। तो ये हमारे इक्वेशन आ जाएंगे। इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करने पर, सॉल्विंग द above equation we get a1 इक्वल्स टू 0, b1 इक्वल्स टू -1, c1 इक्वल्स टू -1 और d1 इक्वल्स टू -1। ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, पाई1 इक्वल टू रो की पावर -1, डी की पावर -1, वी की पावर -1 इंटू म्यू। तो पाई1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन रो डी वी। इसी तरह से हम पाई2 की टर्म्स के लिए कैलकुलेट करेंगे और पाई3 की टर्म्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो पाई2 की टर्म्स के लिए फ्रॉम इक्वेशन बी, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। अगर इक्वेशन बी से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन बी हमारी क्या थी, पाई2 इक्वल्स टू, देखिए एच की पावर a2, पी रो की पावर b2, डी की पावर c2 और बी की पावर d2 इंटू सी पी। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं वैल्यू रख दे रही हूँ। तो a2 एच की पावर a2 इंटू रो की पावर b2, डी की पावर c2, वी की पावर d2 इंटू सी पी। तो इक्वेट करेंगे एक्सपोनेंट्स को, m नॉट एल नॉट टी नॉट, इसको हमारा क्या हो जाएगा, m टी की पावर -3 थीटा की पावर 1 होल पावर हमारा क्या हो जाएगा a2, एम एल की पावर -3 की पावर b2, एल की पावर c2, एल टी -1 की पावर d2 और ये हमारा सी पी की वैल्यू भी जाएगी एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आएगी एम के लिए, फिर एल के लिए, नेक्स्ट टी के लिए और फिर थीटा के लिए, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 0 इक्वल्स टू a2 प्लस b2। एल के लिए हमारी क्या आ जाएगी, 0 इक्वल्स टू माइनस का 3b2 प्लस c2 प्लस d2 प्लस 2। टी के लिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 0 इक्वल्स टू माइनस का 3a2 माइनस का d2 माइनस का 2। इस तरह से थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 इक्वल्स टू माइनस का a2 माइनस का 1। तो इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से a2 इक्वल्स टू -1, b2 इक्वल्स टू 1, c2 इक्वल्स टू 0 और d2 इक्वल्स टू 1। तो ये सारी वैल्यू जब हम इक्वेशन बी में पुट करेंगे इन इक्वेशन बी वी गेट पाई2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, एच की पावर -1 इंटू रो c2 की पावर हमारी कितनी है, यहाँ पर c2 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d की पावर 0 इंटू b की पावर 1 इंटू सी पी। तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो पाई2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा,
CP इंटू रो इंटू V अपॉन H। तो पाई टू की वैल्यू हमारी क्या होगी, रो V CP अपॉन H। तो यहाँ से जब हम H की वैल्यू देखेंगे तो सिंस डायमेंशन ऑफ H एंड K बाई D आर द सेम, हेंस, तो इसकी जगह हम वैल्यू रख देंगे, H की जगह हम K बाई D वैल्यू रख जाएंगे। तो पाई टू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, CP रो V इंटू D अपॉन K। तो ये इक्वेशन में इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से हम पाई 3 टर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो पाई 3 टर्म को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रही हूँ। जो पाई 3 हमारा आएगा, तो पाई 3 में जब इक्वेशन को हम सभी सॉल्व कर लेंगे तो A3 की वैल्यू हमारी -1, B3 की वैल्यू हमारी 0, C3 की वैल्यू हमारी -1 और D3 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, जैसे हमने पाई 1 और पाई 2 के लिए किया था। तो पाई 3 टर्म फॉर इक्वेशन C। तो इक्वेशन C के लिए हम जब सॉल्व करेंगे उसे डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा, तो जो हमारी वैल्यू आएंगी A3 की -1, B3 की 0, C3 की -1 और D3 की 0 आएगी। तो ये सभी पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन C। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी पाई 3 की, H की पावर -1, D की पावर -1 इंटू K। तो पाई 3 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, K अपॉन H इंटू D। तो पाई 3 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, K अपॉन H इंटू D। और अकॉर्डिंग टू पाई थ्योरम ये हम जानते हैं कि अगर हमें पाई 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, पाई 2 इंटू पाई 3। तो इस तरह से अगर हम पाई 3 की वैल्यू निकालें तो पाई 1 इंटू पाई 2। तो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे। तो पाई 3 हमारी क्या हो गया, K अपॉन एच डी इक्वल्स टू, जब हम ये फंक्शन जो हमारा पोटेंशियल फंक्शन है इसे जब हम हटाएंगे तो हमारे कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। पाई 1 की वैल्यू जो हमारी थी वो हमारी थी म्यू अपॉन, देखिए पाई की वैल्यू म्यू अपॉन रो वी डी, और इस तरह से पाई 2 की वैल्यू हमारी ये आई थी। तो इसे हम इक्वेशन में रख देंगे। तो म्यू अपॉन रो वी डी। तो जब हम पोटेंशियल फंक्शन को हटाते हैं तो ये अगर हम इसे कांस्टेंट की टर्म में लिखें तो ये हमारी यहाँ पर पावर्स आ जाएंगी, ये भी हमारे कांस्टेंट है तो पावर की टर्म में आ जाएंगे। तो और ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है एम डैश। और इसी तरह से पाई 2 की वैल्यू रखेंगे सी पी इंटू रो वी इंटू डी अपॉन के की होल पावर एम डैश। यहाँ पर सी एम डैश, सॉरी यहाँ पर जो एम डैश और एन डैश है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ध्यान दीजिए जब हम पोटेंशियल फंक्शन को हटाएंगे और उसे फंक्शन को जब हम कांस्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं हम पावर के साथ। तो ये हमारा इस तरह से लिख जाएगा, इफ़ एम डैश ग्रेटर देन एन डैश। अगर हमारा एम डैश जो है वो एन डैश से ज़्यादा है तो ये जो इक्वेशन हमारी हो जाएगी किस में हो जाएगी, के अपॉन एच डी इक्वल्स टू सी। इसे हम फ्रैक्शनेट कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे इसका इस तरह से, एन डैश म्यू अपॉन रो वी डी एम डैश माइनस एन डैश। तो इस तरह से इसका हम फ्रैक्शन कर लेंगे।
तो ये जो m डैश था, ये जो वैल्यू थी हमारी, इसको हम फ्रैक्शनेट कर लेंगे इस तरह से। तो इन्हें जब आप देखिएगा, जब इनके एक्सपोनेंट्स को आप जोड़ेंगे तो n डैश से n डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारा सिर्फ m डैश। तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो इसे इस तरह से फ्रैक्शनेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा CP रो VD अपॉन K की होल पावर n डैश। तो इस तरह से n डैश इस टर्म को एक साथ कर लेंगे। तो K अपॉन HD इक्वल टू C म्यू अपॉन रो VD की होल पावर m डैश माइनस n डैश, और ये हमारा क्या हो जाएगा, म्यू रो VD इंटू CP रो VD अपॉन K की होल पावर n डैश। तो ये टर्म एक साथ हो जाएंगी हमारी। तो यहाँ से रो VD आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बचेगी, C अपॉन म्यू रो VD की होल पावर m डैश माइनस n डैश म्यू CP अपॉन K की होल पावर n डैश। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन आ जाएगी K अपॉन HD की। तो इसे जब हम और सॉल्व करके लिखेंगे तो देखिए HD अपॉन K, अगर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अगर इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखें तो HD अपॉन K इक्वल टू C रो VD अपॉन म्यू की होल पावर m, और ये हमारा म्यू CP अपॉन K की होल पावर n। तो यह इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसे हम देखें तो HD अपॉन K हमारा क्या होता है, जो नसल नंबर होता है हमारा HL अपॉन K, और अगर हम पाइप के फॉर्म में देखें तो लेंथ की जगह हमारा डाया आ जाएगा, यानी HD अपॉन K। तो नसल नंबर हमारा क्या हो जाता है, HD अपॉन K। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, नसल नंबर इक्वल टू C रो VD अपॉन म्यू, हमारा क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर की पावर n, और ये हमारा क्या होता है, प्रांड्ल नंबर की पावर n। तो इस तरह से फोर्स कन्वेक्शन के लिए हम एम्पिरिकल कोरिलेशन फाउंड करते हैं, यानी कि फोर्स कन्वेक्शन के लिए जो हमारा नसल नंबर होता है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्ल नंबर।